नमस्ते जनता, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन डिबेट ऑफ पीजे टॉक्स के पहले एपिसोड में शामिल होने के लिए, जो कि किसान बिल और उनके आंदोलन के नाम होने जा रहा है। मैं हूं आपका अपना सैक्स रिपोर्टर विनोद बाबू, और इस डिबेट को अंजाम देने के लिए मैंने दो लोगों को 500 रुपए देके बुलाया है, जिसमें राइट पैनल में हमारे पास बैठे हैं बेरोजगार रॉकी भाई किसान बिल का समर्थन करते हुए, और लेफ्ट पैनल में हमारे पास बैठे हैं बेरोजगार मोंटी भाई किसान बिल के विरोध में। तो शुरू करने से पहले आपको दो बातें क्लियर कर दूं। पहली ये कि मैं ना तो इस बिल के समर्थन में हूं और ना ही इस बिल के विरोध में। दूसरी बात, डिबेट ऑफ पीजे टॉक्स पूरी तरह से फैक्ट, प्रूफ, लॉजिक और कॉमन सेंस पे आधारित होने वाली है। कोई फालतू बदतमीजी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। और आप दोनों पैनलिस्ट से मैं यही कहना चाहता हूं कि शो की मर्यादा को बनाए रखना। तो बिना कहीं चले शुरू करते हैं। तो दर्शकों, अभी आपकी आंखों के सामने काले कांच के स्क्रीन पे 3 नाम चमक रहे होंगे। यही वो 3 बिल हैं जिनका जोरों शोरों से कहीं समर्थन तो कहीं विरोध हो रहा है। अब ये 3 बिल आखिर कहते क्या हैं? इनमें क्या ऐसे लूप होल्स यानी कमियां हैं जो कुछ लोग इनका इतना विरोध कर रहे हैं, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं? और इस बिल में ऐसी क्या खासियत है जो कुछ लोग इनका इतना समर्थन कर रहे हैं? अब वही पुरानी घिसी पिटी लाइन मारूंगा कि डिबेट को लास्ट तक देखना, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बाकी गारंटी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल मनहूस साल 2020 की। तो ये बिल कहता क्या है? रॉकी भाई दर्शकों को बताइए जरा। मान लो मैं किसान हूं और मुझे अपनी फसल बेचनी है, तो मेरे पास मेनली 3 ऑप्शन है। पहला, या तो मैं लोकल मार्केट में बेच दूं, दूसरा सरकार को एमएसपी पे बेच दूं, या फिर तीसरा अपने स्टेट की एपीएमसी मंडी में बेच दूं। अब सपोज मैं गया मंडी, तो कायदे के अनुसार वहां पे जितने भी ग्राहक या मिडिलमैन होंगे वो मेरी फसल पे एक एक करके बोली लगाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा मैं अपनी फसल उसे बेच दूंगा। पर रियलिटी में क्या होता है, वो सभी लोग पहले से एक दाम डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए किलो। अब 50 से ज्यादा कोई दाम ही नहीं लगाता, तो मुझे मजबूरन अपनी फसल कम दाम में बेच के आनी पड़ती थी। तो अब इस बिल के बाद से मैं पूरी तरह से आजाद हूं अपनी फसल को किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में बेचने के लिए, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। नाइस। तो अब मोंटी भाई इस बिल के लूप होल्स को जरा दर्शकों को बताइए। अगर प्रैक्टिकली सोचें तो इस बिल से छोटे और गरीब किसानों को कोई खास फायदा होने नहीं वाला, बिकॉज ज्यादातर गरीब किसान अभी भी मंडी के बाहर ही बेचते हैं, क्योंकि मंडी जाने तक की ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते। इंडिया में अराउंड 7,000 के आसपास मंडियां हैं, और मेघालय में तो हर 11,000 किलोमीटर पर सिर्फ एक मंडी है। और अकॉर्डिंग टू नेशनल फार्मर कमीशन डाटा, हर 5 किलोमीटर पर एक मंडी होनी चाहिए एपीएमसी मॉडल को सफल बनाने के लिए। और यही कारण है कि भारत के सिर्फ 40% किसान ही मंडियों का फायदा उठा पाते हैं। तो अब बजाय इन 3 नए बिलों के, सरकार को पुरानी मंडियों में सुधार करने चाहिए थे, एपीएमसी मॉडल में अमेंडमेंट्स करने चाहिए थे, और मेघालय जैसी जगहों पर ज्यादा से ज्यादा नई मंडियां लगानी चाहिए थी, ताकि किसानों को मंडियों से ज्यादा फायदा हो। नाइस। तो अब बात करते हैं दूसरे बिल की, जिसका शुभ नाम है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल मनहूस साल 2020। रॉकी भाई शुरू हो जाओ। तो मान लो मैं किसान हूं। अब ये बिल कहता है कि अगर कोई चिप्स कंपनी चाहे तो वो बिना किसी आरती या मिडिलमैन के सीधा मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, जिसमें वो मेरे से बोले कि भैया हमें तुमसे 1 साल बाद इतने टन आलू चाहिए, हमें वो आके दे देना। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त कंपनी और मैं पहले से ही आलूओं के एक दाम डिसाइड कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 30 रुपए किलो, और वो दाम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। अब मान लो 1 साल बाद आलू के दाम घट के 10 रुपए किलो हो जाए, 10 छोड़ो 2 रुपए भी हो जाए, तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं। कंपनी तो मुझसे 30 रुपए किलो के हिसाब से ही खरीदेगी, बिकॉज ऑफ द रिटन एग्रीमेंट। अब सपोज कंपनी ने कह दिया हम कोई पैसे वैसे ना दे रहे, भाड़ में जाओ, तो मैं भाड़ में जाऊंगा, मैं सीधे एसडीएम के पास जाऊंगा और वहां पे जाके कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगा। और 30 दिन के अंदर अंदर एसडीएम को मेरा और कंपनी का केस सेटल करना होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं महीनों तक, ना, मात्र 30 दिन में मेरा और कंपनी का केस सुलटाना होगा, ऐसा बिल में लिखा है। बहुत बढ़िया। तो मोंटी भाई अब अपनी चुप्पी तोड़ो और इस बिल के कमियों पे जरा निशाना साधो। रॉकी भाई आपने जो कुछ भी बोला ना, वो कहने, सुनने और बहस करने में तो बहुत अच्छा है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस बिल में तो काफी सारे लूप होल्स हैं। जैसे कि पहला, तो एक बड़ी कंपनी पे इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो छोटे छोटे किसानों के साथ अपना टाइम बर्बाद करे, वो सीधे एक बड़े किसान के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। और अगेन वही बात आ जाती है कि छोटे किसान के लिए इट्स आउट ऑफ संपर्क। दूसरा, एक कंपनी होती है मोटी पार्टी, मोदी की पार्टी, मोदी नहीं मोटी मतलब बड़ी, पावरफुल।
एक कंपनी बड़े आराम से अपने लीगल टीम के साथ बैठकर वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, फाइनेंशियल एनालिस्टों की मदद से खुद प्राइस डिसाइड कर सकती है, और वो बेचारा फार्मर उन बड़ी कंपनी के आगे बार्गेन भी नहीं कर पाएगा। तीसरा, अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो किसान की फसल कौन खरीदेगा। और चौथा, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कम हुआ तो क्या होगा, या फिर क्वालिटी मैच नहीं हुई तो क्या होगा। कंपनी तो बोल देगी आपकी फसल में मॉइस्चर ज्यादा है, हेक्सा है, हम नहीं खरीद रहे, तो किसान के तो घोड़े लग जाएंगे। पांचवा, डिस्प्यूट के केस में कंपनी बड़े आराम से एसडीएम को हजारों लाखों देके केस को अपनी मुट्ठी में कर सकती है। दूसरा, एसडीएम के पास और भी काफी काम रहते हैं तो वो किसान पर शायद इतना ध्यान भी ना दे। और फिर इस बिल के हिसाब से किसान एसडीएम से ऊपर किसी भी कोर्ट में नहीं अपील कर सकता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। छठा, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। जब आइडिया एयरटेल आए तो कुछ ही सालों में बीएसएनएल की हालत खराब हो गई। ऐसे ही प्राइवेट स्कूल आए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आए, और आज के टाइम पे सरकारी हॉस्पिटल और स्कूलों की क्या हालत है ये तुम लोग जानते ही हो। ऐसे ही जब टैक्स फ्री प्राइवेट मंडी आएंगी तो वो 3-4 साल तो खूब इनकम बढ़ाएंगी किसान की, पर जैसे ही धीरे धीरे सरकारी मंडियां खत्म होने लगेंगी और उनकी मोनोपोली हो जाएगी, फिर वो अपनी मनमानी शुरू करेंगी और हो सकता है कि किसान की जमीन तक हड़प लें वो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी सरकार पर अब बर्डन बन चुका है, ये बात उन्होंने कई बार एक्सेप्ट की है। वैसे भी देश का सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी का फायदा उठा पा रहे हैं, उस पर भी सरकार प्राइवेट मंडियों को ला करके एमएसपी से अपना पीछा छुड़ा रही है, ऐसा किसानों को लग रहा है। मोदी जी ट्वीट्स और भाषणों में तो कई बार कह चुके हैं कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही, पर रिटन में लिख करके नहीं दिया अभी तक। बात में दम तो है। रॉकी भाई कुछ कहना चाहोगे क्या सफाई में? बिल्कुल मोंटी भाई, आपके कुछ पॉइंट जेन्युइन थे, नो डाउट फ्यूचर में ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, बट आपने कहा कि किसान एसडीएम से ऊपर अपील नहीं कर सकता, तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऐसी डील्स में किसान एक ग्राहक है और वो कंज्यूमर कोर्ट्स में केस फाइल कर सकता है। और सरकार ने भी अपने प्रस्ताव में ये बात लिखी थी कि भैया सिविल कोर्ट में जाने का ऑप्शन दे देंगे, या प्रोटेस्ट को रोक दो, पर इनके किसान नेताओं ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें तो 6 महीने और बढ़ाना है ना प्रोटेस्ट। और दूसरी बात, झूठ ना फैलाइए, बिल्कुल ढंग से पढ़ के आइए, उसमें यह बात साफ साफ लिखी है कि किसान की जमीन के विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली या कार्रवाई नहीं होगी। तीसरी बात, अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी तो वो 100, 500 या 1000 किसानों के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करेगी, और एक किसान भले ही एक कंपनी के आगे चींटी बराबर हो, पर जब 500, 1000 किसान यूनिटी में होंगे ना, तो वो उस बड़ी कंपनी को भी हरा सकते हैं इन केस ऑफ डिस्प्यूट। और एमएसपी की आपने बात कही, तो भैया एमएसपी कभी किसी बिल या लॉ में लीगल राइट था ही नहीं। कांग्रेस के टाइम पे भी कभी लिखित में नहीं बोला गया कि एमएसपी दी जाएगी, तो ये कहना कि सरकार एमएसपी छीन रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरा, आपने कहा कि सरकार एमएसपी से पीछा छुड़ा रही है, तो आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा मैं। लास्ट 6 सालों में एमएसपी इंक्रीज हुई है। पिछले महीने एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट 20% से ज्यादा हुआ है। लॉकडाउन में एमएसपी पर रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुआ है, और 3 महीने पहले वीट की एमएसपी 50 रुपए क्विंटल से बढ़ाई है, और पिछले 6 सालों में एमएसपी के दाम बढ़े ही हैं, घटे नहीं है। और तो और सरकार ने अपने प्रपोजल में भी ये बात लिखी थी कि रिटर्न में लिख के दे देंगे, एमएसपी कहीं नहीं जा रही, फिर भी किसान नेताओं ने खारिज कर दिया। और अगर मुझे लग रहा है कि प्रोडक्शन कम होने वाला है तो मैं बिल को बीच में ही छोड़ सकता हूं। जी हाँ, मुझे ये आजादी है कि मैं जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉ कर सकता हूं एक वैलिड रीजन दे करके, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किसानों के लिए। और आपने जितने भी लूप होल्स बताए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, ये सारे बेकार हो जाते हैं अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूं ही ना। सरकार कोई मंडियों को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो इंट्रोड्यूस कर नहीं रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी, पहले छोटे लेवल पे होती थी, अब बड़े लेवल पे होगी। और अब आपके पास सरकार एक ऑप्शन दे रही है कि चाहे तो एपीएमसी मंडी में बेचो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, बस। ये बात भी है, पर जब 5 साल बाद मंडियां ही नहीं बचेंगी ना, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन, वन एंड ओनली ऑप्शन बन के रह जाएगा। तो चलिए अब चर्चा करते हैं तीसरे और आखिरी बिल की, जिसका शुभ नाम है द इसेंशियल कमोडिटीज बिल, मनहूस साल 2020 की। रॉकी भाई चालू हो जाओ। ये कोई नया बिल नहीं है, सबसे पहले ये बिल 1955 में आया था होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, और अब सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। तो मान लो कि तू किसान है, हाँ मान लिया, चल आगे बोल। अरे नहीं भाई, सुन ले पूरा। अब मान लो लॉकडाउन के टाइम पे कोई मास्क और सैनिटाइजर को बहुत बड़ी मात्रा में खरीद करके अपने गोदाम में डाल देता, तो उससे क्या होता, सप्लाई घट जाती, डिमांड तो ज्यादा थी ही, तो अल्टीमेटली जो मास्क तुम 20 रुपए में खरीदते वो तुम्हें 50 या 60 में मिलता। तो इसी चीज को रोकने के लिए सरकार ने कोविड के टाइम पे मास्क और सैनिटाइजर को इसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में ऐड कर दिया, ताकि कोई भी उसका भंडारण ना कर पाए, जमा ना कर पाए, और डिमांड और सप्लाई बरकरार रहे। सरकार इस लिस्ट में आइटम्स को ऐड या रिमूव करती रहती है ताकि मार्केट स्टेबल रहे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन सभी आइटम्स को इसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से लात मार के बाहर फेंक दिया, यानी कि अब आप और मैं इन सभी आइटम्स का भंडारण कर पाएंगे। इससे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट होगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी।
दूसरा, एक किसान भी अपनी खुद की फसलों को स्टोर करके रख सकता है और जब मार्केट में उसकी फसल का भाव बढ़ेगा तब बेच दे आराम से। किसी छोटे किसान के पास बड़े बड़े वेयर हाउसेज और गोदाम तो है नहीं जो वो अपनी फसलों को फ्यूचर के लिए स्टॉक करके रख सकेगा और इस बिल का फायदा उठा सके। तो वह बचे प्राइवेट प्लेयर्स। अब वो आएंगे और वेयर हाउसेज में इन्वेस्ट करेंगे और फिर मार्केट से बल्क में परचेस करके अपने गोदामों में सामान डाल लेंगे। फिर जैसी सप्लाई घटेगी तो अपने मन चाहे दाम पे उसे बेचेंगे। इससे एक तो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग काफी बढ़ सकती है, दूसरा आम जनता को बहुत तकलीफ हो सकती है क्योंकि ये मार्केट में सामान के दाम काफी बढ़ जाएंगे जो कि एट द एंड आपकी और मेरी जेब से ही जाना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये तीनों ही बिल काले हैं। सरकार को इन्हें वापस ले लेना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। अगर ये काले कानून है तो पिछले 70 सालों से जो कानून चले आ रहे थे वो तो बहुत गोरे होंगे। पहले तो कोई किसान आत्महत्या करता ही नहीं था, है ना? करते थे, पर इन बिलों के बाद से सुसाइड का रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ये तीनों ही बिल प्राइवेट सेक्टर को फायदा कर रहे हैं, ना कि किसानों को। और इनका असली नाम भी अडानी अंबानी बिल है, ना कि किसान बिल। अडानी अंबानी तब तक ही बुरे हैं जब तक वो तुम्हारे कॉलेज में जॉब प्लेसमेंट के लिए ना जाए। और भूलो मत, अंबानी के जियो की बदौलत ही आज पूरी दुनिया में भारत में सबसे सस्ता नेट मिलता है। और विनोद बाबू, आपने एक बात नोट करी कि किसान अडानी अंबानी रिलायंस जियो पतंजलि इन कंपनियों का बॉयकॉट करने की बात तो खूब कर रहा है जो कि सारी स्वदेशी कंपनियां हैं। वहीं विदेशी कंपनियां जैसे लेज पेप्सी कोका कोला इनके बॉयकॉट की बात कोई नहीं कर रहा। क्यों भाई? मतलब किसानों को सिर्फ देश की कंपनियां लूटेंगी, विदेशी कंपनियां नहीं। ओ हेलो, स्वदेशी और विदेशी जैसी कोई बात नहीं है, ओके। असल बात यह है कि मोदी जी के अडानी अंबानी और पतंजलि से कुछ ज्यादा ही अच्छे संबंध है, इसीलिए इन बिलों को अडानी अंबानी कहा जा रहा है और कोई बात नहीं है। और कांग्रेसी नेताओं के तो बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं थे इनसे, वो तो जानते तक नहीं थे कि अडानी अंबानी है कौन। बस अब भाई किसान बिल पर काफी टिप्पणियां हो गई दोनों तरफ से, तो अब किसान आंदोलन पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। किसान आंदोलन रियली ये कैसा किसान आंदोलन है जिसमें किसान मोदी के खून का प्यासा है और ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। एक बार नहीं, कई बार ये नारे लगे। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा कर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। क्या दिक्कत है? दिक्कत है सानू जेड़ा ये साडा दुश्मन है जेड़ा मोदी आ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆ ਟਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ये तो इतनी का है, ये इंदिरा ठोक दी मोदी, ये इंदिरा ठोक दी मोदी की छाती। खैर, किसान बड़े सूझवान है, खतरा तो मोदी से है और हिंदुस्तानियों से खतरा और किसी से खतरा नहीं। जिसमें किसान योगराज सिंह हिंदुओं के लिए ऐसे मीठे बोल बोल रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। जिसमें किसान कह रहा है नो टू भारत माता की जय। नो भारत माता दी जय। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, नो भारत माता दी जय, बोले सोनिहाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय अल्लाह, यही ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ जय नहीं कमा, वो कहते जय हिंद, नो जय हिंद, नो जय हिंद। इसमें देश का किसान कह रहा है कि इमरान खान हमारा भाई है। इमरान खान हमारा भाई है, दुश्मन हमारा दिल्ली बैठा है। वही मासूम किसान जो दंगाई और एंटी नेशनल्स की रिहाई की मांग कर रहे थे, जिन्होंने इवन देश को काटने तक की बात की थी। हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। वही किसान जो बार बार कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट पीसफुल है, पर फिर ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं। हम लाशों की भी ढेर लगाएंगे, हम अपना खून भी इसके लिए कहीं तक भी, किसी हद तक भी जा सकते। Pelting stones at the police personnel. Situation getting extremely violent there. आगे का रास्ता क्या दिखता है? सरकार का गोला लाठी देनी पड़ेगी। हमारे पे इलाज और भी है, अपना आ जाओ, जो औजार उसमें इस्तेमाल होते हैं वो ले जाओ बस। अब थोड़ा समझाइए। गोला लाठी किसी को करके दिखावें जब सारे टीवी चैनल बड़ा आ जाए। वही कांग्रेसी किसान जो फीमेल रिपोर्टर्स के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। एक तो बाज पहला दीवी रख, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। जिसमें पीसफुल किसान नजीर मोहम्मद पगड़ी पहन के आंदोलन के लिए निकल पड़ा। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। जिसमें कई सारे पंजाबी किसान सिंगर्स खालिस्तान और भिंडरावालों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और अपने गानों के लिरिक्स में कुछ ऐसे शांतिपूर्वक बोल रहे हैं। लिरिक्स का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है: दिल्ली को शमशान बना देंगे, दुनिया धुआं देखेगा, लड़ाई होने दो, खून की नदियां बहा देंगे।
मोदी को तो मुखिया ना कूटेगा जाके। क्या आपको नहीं लगता कि जिस टाइम पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ऐसे समय में ये पंजाबी सिंगर्स अपने गानों के जरिए पीसफुल प्रोटेस्टर्स को भी खून की नदियां बहाने के लिए इनडायरेक्टली भड़का रहे हैं? भाई किसान आंदोलन जिसमें किसान खालिस्तान, जगतार सिंह हवारा और भिंडरा वाले के पोस्टर्स लगा रहे थे। और फैक्ट फेंक के मारता हूँ, सुन जरा। किसान आंदोलन की आड़ में ऑलरेडी कई सारे खालिस्तानी और टेररिस्ट पकड़े जा चुके हैं और अभी भी ना जाने कितने ही और किसान के भेष में छुपे बैठे होंगे उधर। इवन फॉरेन तक में फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे एंटी इंडिया और प्रो खालिस्तान मूवमेंट चलाया जा रहा है। सारे वेरीफाइड न्यूज के प्रूफ आपकी आंखों के सामने है। अब मैं ऐसे लोगों को खालिस्तानी, टेररिस्ट, एंटी नेशनल बोल दूंगा तो वो अपना विक्टिम कार्ड निकाल लेंगे कि वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट, और ये मुझे मोदी भक्त, अंधभक्त बोल देगा, जबकि सारे न्यूज और फैक्ट मेरे पास है। फिर भी अंधभक्त कौन? मैं। अब ये सारी बातें जानने के बाद भी अगर किसी को लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट फार्मर्स कर रहे हैं तो बेटा बड़े भोले हो तुम। और वही पहले जो आंदोलन हुआ करते थे उनमें बहुत समस्याएं आती थी, काफी दिक्कतें आती थी और कई बार तो भूख हड़ताल करनी पड़ जाती थी, पर ये शायद भारत का पहला ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें पिज्जा बांटे जा रहे हैं। फ्री फुट मसाज है, फ्री के टैटूज हैं और मोदी को मारने के लिए फ्री जिम है ड्राई फ्रूट्स के साथ। डीजे, डांस, टीवी, ओपन थिएटर और तो और पौवे तक का भी इंतजाम है। विनोद बाबू, यूं तो मैं इस बिल के फुल समर्थन में हूँ, मगर पिछले 7 दिनों से रोज प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ क्योंकि भैया इतनी सुविधाएं मेरे प्राइवेट घर में नहीं है जितनी इस आंदोलन में चल रही है। तेरी लास्ट वाली बात का जवाब तो इन्होंने बहुत बढ़िया दिया है। ये कैसा धरना है जहाँ पे पिज्जा खाया जा रहा है? वो बेवकूफो, पिज्जे ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ क्रस्ट है ਉਹ ਆਟੇ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ पिज्जा ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? बेटा तूने होमवर्क शायद ढंग से पूरा नहीं किया था, इसीलिए कई जगह पे गलत इन्फॉर्मेशन बताता फिर रहा है, पर अब मैं तुझे उसके लिए एक्सपोज करूंगा। पहला तो ये नजीर मोहम्मद वाली फोटो 8 महीने पुरानी 8 अप्रैल की है, ना कि किसान आंदोलन के टाइम की। दूसरा, ये जय श्री राम वाली फोटो भी 2018 की 2 साल पुरानी है, ना कि अब की। तीसरा, ये वाली फोटोज भी किसी और जमाने की है, ना कि अब की। तो जनता, ऐसे लोगों के प्रोपेगेंडा से बच के रहना और अगली बार कुछ भी शेयर करो तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सॉरी भाई, अगली बार से ध्यान रखूंगा और एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा कुछ भी शेयर करने से पहले। पर हाँ, बाकी जो इसने दिखाया वो नो डाउट 100% सच था। किसान आंदोलन की आड़ में कई सारे इस तरह के नारे लगे जरूर थे और उनकी सफाई में मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्पीचलेस। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन रॉकी भाई, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन हिस्ट्री जिसमें लाखों किसान ने देश भर से हिस्सा ले रहे हैं। और अगर इन लाखों की भीड़ में कुछ खालिस्तानी या टेररिस्ट भी हैं तो क्या तुम उन लाखों पे खालिस्तानी और टेररिस्ट होने का ठप्पा लगा दोगे? या आई एग्री कि सारे खालिस्तानी और टेररिस्ट नहीं है, नहीं ना? तो प्लीज, अगर आप में से भी कोई ऐसा सोचता है ना कि सारे किसान खालिस्तानी और टेररिस्ट हैं, तो प्लीज ऐसा मत सोचो। कुछ लोग हैं नो डाउट, बट सब नहीं है। अब भाई तूने तो बता दिया कि तू किन फेक फार्मर्स का विरोध कर रहा है, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ कि मैं किन रियल फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं उन किसानों को सपोर्ट कर रहा हूँ जिन पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाए, टीयर गैस चलाए, पत्थर और लाठियों से मारा, सड़कें खोद दी गई सिर्फ इसलिए कि वो दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट ना कर पाए। और जिस किसान ने वाटर कैनन से बाकियों को बचाया उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दिया। और इन सब के बावजूद भी वही किसान उन्हीं पुलिस वालों को लंगर खिला रहे थे और पानी पिला रहे थे। जिन किसानों ने अपने खून से सरकार को लेटर लिखा कि कानून वापस ले लो, और उसके बाद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जो किसान इतनी ठंड के बाद भी हार नहीं मान रहा और अपने हक के लिए कड़कती ठंड में भी लड़ रहा है। जिन किसानों के हाथ पैर तक नहीं है, जो अपाहिज हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। पर अफसोस, तुम्हें तो हर कोई खालिस्तानी और टेररिस्ट नजर आ रहे हैं। जिन किसानों ने भारत बंद के दिन भी एम्बुलेंस को जाने दिया और प्रोटेस्ट को सच में पीसफुल रखा, जिन्होंने राहगीरों को और इवन पुलिस वालों तक को लंगर खिलाया और उसके बाद सड़कें भी खुद साफ कर दी ताकि बाद में आम जनता को परेशानी ना हो। और पंजाबी सिंगर कन्वर ग्रेवाल, जिन्होंने इंटरनेशनली तक भी परफॉर्म किया है, इस प्रोटेस्ट में झाड़ू लगा रहे थे। रेस्पेक्ट फॉर हिज सिंप्लिसिटी। जिन किसानों ने सरकार से मीटिंग के दौरान उनका खाना ठुकराकर खुद का बनाया हुआ खाना खाया, टू रियलाइज देम कि नो फार्मर्स नो फूड। जो किसान कई किलोमीटर दूर से साइकिल, बाइक पर अकेले ट्रैवल करके आ रहे हैं जस्ट टू ज्वाइन द प्रोटेस्ट। मैं उन किसानों के साथ भी था जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में अपनी अपनी जान गंवाई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। और मैं शाहीन बाग वाली बिल्किस दादी के साथ भी हूँ, जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जस्ट बिकॉज वो प्रोटेस्ट ज्वाइन करना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात तो नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद ये बात एक्सेप्ट कर लिया कि अगर वो ये बिल वापस लेंगे तो अडानी और अंबानी नहीं मानेंगे। ਗੱਲ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। अरे मोंटी भाई, अफसोस तूने भी अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, इसीलिए फेक न्यूज स्प्रेड करता फिर रहा है। पर अब मेरी बारी है, मैं तुझे एक्सपोज करता हूँ। पहला तो बिल्किस दादी को जेल में नहीं बल्कि उनके घर में सही सलामत पहुंचा दिया गया था ड्यू टू कोविड-19। ये बात उन्होंने खुद बोली है। दूसरा, नरेंद्र सिंह तोमर ने कभी मीटिंग में अडानी अंबानी का नाम ही नहीं लिया, किसी ने यूं ही कैमरे के आगे बोल दिया और वो वीडियो वायरल हो गई। हाँ जी, सॉरी भाई, अगली बार से मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर दूंगा शेयर करने से पहले। और दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा कि प्रोटेस्ट कांग्रेस, भारतीय किसान यूनियन, आम आदमी पार्टी समेत कई पॉलिटिकल पार्टियां लीड कर रही हैं। तो इनका जरा ये प्यारा सा दोगलापन तो देखो। कांग्रेस अपने 2019 के मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को एबॉलिश करने की बात कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन, जो इनडायरेक्टली कांग्रेस से एफिलिएटेड है, इन्होंने 2019 में कांग्रेस को खूब सपोर्ट किया था। इन्होंने भी 2019 में एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज बिल और मिडिल मैन को एबॉलिश करने की बात की थी। 6 महीने पहले जब बिल नया नया लागू हुआ था, तब इन्होंने बोला था कि हमारी वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई, और 6 महीने बाद ही अब विरोध करने लग गए। टीएमसी की ममता दीदी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की थी, और अब कह रही हैं कि मोदी जी बिल वापस लो। योगेंद्र यादव की पार्टी स्वराज अभियान ने भी कुछ ऐसी ही दोगलाई दिखाई थी। आम आदमी पार्टी ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया था अपने मैनिफेस्टो में, और 23 नवंबर को इन्होंने एक बिल दिल्ली में लागू भी कर दिया, और अब इसका विरोध कर रहे हैं और पार्लियामेंट में बिल को फाड़कर नक्शेबाजी दिखा रहे हैं। और ये जितने भी मेन किसान यूनियंस हैं जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, ये मोस्टली सारे ही किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने 2010 में स्पेशली लेटर लिखा था कि प्राइवेट सेक्टर को एग्रीकल्चर में एनकरेज करो, और अब इसका विरोध कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश का गिरगिट खतरे में है इन पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से? ये सबूत है इस बात का कि ये बिल किसानों के हित में है, इसीलिए ऑलमोस्ट सभी अपोजिशन पार्टीज ने कभी ना कभी अपने मैनिफेस्टो में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है। पर प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष मैनिफेस्टो बनाता रह गया और मोदी सीधा कानून ले आया। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी घटिया और गिरी हुई हरकत दिखाता हूं इन पॉलिटिकल पार्टियों की। ये देखो, असम कांग्रेस के ऑफिशियल पेज ने किसानों की आड़ में एक फोटो डाली जिसमें इंडिया के मैप से पीओके काट दिया था। आपके ऑफिशियल पेज ने पूरे जम्मू कश्मीर को काट दिया। कौरबी समेत कई लोगों ने ये फोटो शेयर की जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है और पीओके भी, और इस फोटो में भी पूरा नॉर्थ ईस्ट काट रखा है। अगर आप भी एंटी नेशनल बनना चाहते हैं, देन ज्वाइन दीज पार्टीज एंड फॉलो दीज फकिंग इन्फ्लुएंसर्स। अब आपको ये पोस्ट इनके अकाउंट में नहीं दिखेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने गालियां खाने के बाद डिलीट कर दी। राजनीति है ही साली कुत्ती चीज। खैर, कुछ कहना चाहोगे मोंटी वाइन की सफाई में? स्पीचलेस। पर हाँ, एक बार जरा बीजेपी की भी तो सुन लो। अमेरिका और यूरोप के किसान की स्थिति देखिए, वहां तो 20-30 साल से ये लोग हैं। वहां के किसान को तो इन्होंने मालामाल कर दिया होता अभी तक, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर वहां हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसान से खरीदते हैं, और सारा का सारा पैसा जो बिचौलिए की जेब में जाता था वो बिचौलिए की जेब में न जाकर अब किसान की जेब में जाएगा। 6,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन देते हैं यूरोप और अमेरिका अपने किसान को, क्योंकि किसान को बाजार में भाव नहीं मिला। तो जिस दुनिया के में यह अनुभव लागू किया गया, वहां किसान को जीवित रखने के लिए फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दैट फार्मर यू हैव टू गिव $400 बिलियन एवरी ईयर। तो क्या कारण है कि एक्सपेरिमेंट वहां तो चला नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में बड़ा सफल हो जाएगा। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है। हाँ जी, तो बीजेपी के दोगलेपन पे क्या कहना चाहोगे सर? स्पीचलेस। अब जो मैं फैक्ट्स बताने वाला हूं ना, वो तेरे से तो पच नहीं पाएंगे, पर यही है किसान बिल और प्राइवेट ट्रेडर्स की सच्चाई। सुनो, बस ये हेडलाइंस पढ़ते रहो। प्राइवेट ट्रेडर्स कई किसानों को लूट चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने ऑलरेडी कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। बीजेपी वाले मध्य प्रदेश में तो लास्ट 6 महीनों में ही भयंकर गिरावट आई है। पंजाब, बिहार, यूएस, यूरोप, हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सिर्फ किसानों को नुकसान ही हुआ है। बिल को आया भी ढंग से 6 महीने भी नहीं हुए और मंडियों में गिरावट दिखने लग गई। और ध्यान रखना, कोई भी मंडी लॉस में नहीं चलेगी, और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ सालों में मंडियां ऐसे ही धीरे धीरे सब लॉस में जाएंगी। और एक बार मोनोपोली प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथ में आ गई ना, फिर तो भैया किसानों को भगवान ही बचाए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तूने दिखाया, अब एक मैं दिखाता हूँ। अब इन हेडलाइंस पर भी नजर डालो। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वो साइड है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से किसानों को ज्यादा दाम मिला। इनकी लिस्ट भी कुछ कम नहीं है। ये हेडलाइन उन किसानों की है जो देश भर से किसान बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ किसान तो कह रहे हैं कि अगर बिल वापस ले लिया तब आंदोलन के लिए बैठ जाएंगे। और ये देखो, देश को हर रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है इन किसान नेताओं के आंदोलन की वजह से। फिर बाद में इकोनॉमी गिरेगी तो यही लोग उसका बंदी रोना करेंगे। ओहो,
भोपू की तो बच गई। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की स्क्रिप्ट यहीं पे समाप्त होती है। 250 एडवांस दे दिए थे, 250 रह गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनकी पेमेंट पूरी करूं या फिर 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काटूं। और स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, तो स्क्रिप्ट और एक्टिंग को आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे ये भी कमेंट करके जल्दी से बताओ। तब तक मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूँ, मोटी मोटी अपडेट्स हैं, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो देना, खोल फिर। अपडेट यह है कि सरकार ने किसानों की 4 में से 2 मांगों पर सहमति दी है और अब किसान पराली जलाकर दिल्ली को धुआं कर सकता है और दिवाली को ब्लेम कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी जारी रहेगी। अन्ना हजारे ने कहा, मन तो बहुत कर रहा है, सोच रहा हूं मैं भी प्रोटेस्ट ज्वाइन कर ही लूं। मोदी जी जब मन की बात कर रहे थे तो अब प्रोटेस्टर्स थाली बजाकर उनका जवाब दे रहे थे। और भी कोई मोटी अपडेट होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी। तब तक आप खड़े अंगूठे पे गुब्बारा मार के उसे नीला गीला कर दो, लाल बटन को ठोक के उसको राख में बदल दो अगर डिबेट पसंद आई हो तो। और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आई हो तो टेढ़े वाले तीर पे क्लिक करके इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टिंडर, स्नैपचैट, इंस्टा, स्नैपट्यूब, रेडट्यूब सब पे कोरोना की तरह फैला दो और कमेंट सेक्शन में अपने दिल से प्यार भरे शब्द लिखो कि आपको वीडियो कैसी लगी। एक गालियों की बात नहीं कर रहा यार, कमेंट्स करो गाइस, बड़ी वीडियो पे बड़े बड़े कमेंट्स होने चाहिए। दर्शकों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जाते जाते ना बस एक लास्ट बात और कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन से ना कुछ राजनीतिक पार्टियों को सत्ता मिल जाएगी, न्यूज चैनल्स को उनकी टीआरपी मिल जाएगी, सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फेम मिल जाएगा और जिन्होंने भी इससे रिलेटेड कुछ गाना, वीडियो या पोस्ट बनाई उनको चंद व्यूज और लाइक्स मिल जाएंगे। कमेंट्स भी तो मिलेंगे। हाँ वो भी। इन दोनों को इनके 500 रुपए मिल जाएंगे, मुझे भी कुछ चंद व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स मिल जाएंगे। आप लोगों का थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। पर इस बिल से जो लास्ट तक भुगतेगा ना वो होगा किसान। अब वो फायदा भुगतेगा या नुकसान ये तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए जय श्री राम। उठाइए ना बे यार मुकेश 10 सेकंड बाद फोन कर लेता, इतनी बढ़िया एंडिंग चल रही थी यार। क्या और नई अपडेट, अच्छा देखता हूँ। दर्शकों एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है कि किसान जिन जियो टावर्स को अंबानी का समझकर तोड़ रहे थे उन्हें कुछ महीनों पहले ही वो कनाडा की कंपनी को बेच चुके थे।